इस वीडियो के टाइटल में मैंने जितने भी सारे लेजेंड्स के नाम लिखे हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक के फैन हो तो हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्यों इन चारों सुपरस्टार्स को WWE कभी भी दोबारा चैंपियन नहीं बनाने वाली है। द फिफ्थ इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन, फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स और द चैंप जॉन सीना, ये चार ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि WWE को इन्होंने सब कुछ दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी WWE को बड़ा बनाने में। और एक ऐसा टाइम हुआ करता था जहां पे WWE भी इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बुक करती थी, लेकिन अब आज की डेट में WWE इन्हें पूछती भी नहीं है। पूछने का मतलब है चैंपियनशिप के अपॉर्चुनिटी के हिसाब से WWE इन्हें नहीं देखती है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि ये चारों सुपरस्टार्स में से कोई भी आपको अगर कभी भी चैंपियन देखने को ना मिले तो यहाँ पे आपको शौक नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। अब इन चारों लेजेंड्स के बारे में मैं अलग अलग बात करूंगा। यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ द ब्रीफ्ड इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। अब इन चारों में ही ब्रीफ्ड इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार्स है जिनके चांसेस हैं कि WWE इनको दोबारा चैंपियन बना सकती है। अब यहाँ पे देखो इनके कैरेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है जिस तरीके से WWE ने इनको बुक किया है, खास करके रोमन रेंस के खिलाफ। अब यहाँ पे मानता हूँ कि रोमन रेंस देखो सबसे कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स है तो उनको जीत की ज़रूरत है, लेकिन ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे ये उतने प्रॉमिसिंग अब नहीं लगते हैं। अगर 3 साल पहले अगर आप ब्रॉक लेसनर को किसी भी मैच में देखते तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 90% भरोसा रहता था कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर इस चैंपियनशिप को जीतेगा, अथवा वो चैंपियन रहते थे तो यहाँ पे आप ये जानते थे कि ये अपनी चैंपियनशिप को बचा ले जाएंगे। लेकिन आज की डेट में 2022 में जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने अपने मैचेस हारे हैं, तो अगर आप ये डे 1 पेपर व्यू में ब्रॉक लेसनर को देखोगे अथवा किसी भी मैच में ब्रॉक लेसनर को देखोगे तो अब यहाँ पे आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर मैच को जीत सकता है या नहीं जीत सकता है। अब यहाँ पे लोगों का भरोसा ब्रॉक लेसनर की तरफ से जा चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्रॉक लेसनर की बुकिंग्स और खास करके ब्रॉक लेसनर की एज। अब देखो WWE में चीज़ें एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब देखो मैचेस जीतने को आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी सारे सुपरस्टार्स हैं आपको देखने को मिलेंगे कि ये बड़े बड़े मैचेस जीत रहे हैं। द अंडरटेकर ने आखिरी के 8 सालों में कोई भी मेजर चैंपियनशिप नहीं जीती थी, लेकिन जिस तरीके से उनको रेसलमेनिया में WWE बुक करती थी चैंपियनशिप से वो बड़े हो गए थे। उसी तरीके से अगर आप इनको देखोगे कि ये आपको मैचेस जीतते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद तक आप इनको चैंपियनशिप जीतते हुए कभी भी नहीं देखो। अब देखो ब्रॉक लेसनर की मैं बात कर रहा था तो ब्रॉक लेसनर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रह गए हैं, क्योंकि आज की डेट में ब्रॉक लेसनर के ही बराबर के बाकी के सुपरस्टार्स आपको WWE में देखने को मिलेंगे। और खास करके जब से WWE CEO चेंज हुए हैं, मतलब अब विंस मैकमैन की जगह ट्रिपल एच चीज़ों को देख रहे हैं, तो ट्रिपल एच का तरीका कुछ अलग ही तरीके का है। यहाँ पर ट्रिपल एच बिलीव नहीं करते कि भाई लेजेंड्स की हमें ज़रूरत है चैंपियनशिप के मामले में। यहाँ पे इनका ये मानना है कि 1 या 2 मौके में इनको वापस बुला के अगर आप WWE में इनको लेके आ सकते हो तो कुछ ड्रीम मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे आप पहले देखते थे कि भाई सऊदी अरेबिया में गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत रहे हैं, ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ब्रॉक लेसनर की आखिरी चैंपियनशिप रेन आपने 2022 में देख लिया, और हो सकता है कि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के चांसेस कम हो और शायद तक ये आपको चैंपियन देखने को ना बनते दिखें। अब इसके बाद मैं बात करता हूं हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स और मेरे सबसे फेवरेट सुपरस्टार्स द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन के बारे में। देखो द वाइपर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन ने WWE में सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है। इन चारों सुपरस्टार्स में अगर मैं बात करूंगा तो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन एक ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो बहुत सालों तक कंसिस्टेंट रहे। और जॉन सीना तो खैर हॉलीवुड में चले गए, लेकिन WWE में भाई रैंडी ऑर्टन, अगर इंजरी इनको नहीं होती तो यहाँ पे आप देखते हो इन्हें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में भी ये मैचेस लड़ते हुए आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का इतना ज़्यादा डेडिकेशन है WWE के लिए, लेकिन आखिरी के टाइम पे WWE का डेडिकेशन रैंडी ऑर्टन के खिलाफ कितना है ये तो आपको जानते ही हो। मतलब टैग टाइटल चैंपियनशिप के अलावा WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन को आसपास भी नहीं रखा जाता और इनको मौका भी नहीं मिला। अब बहुत सारे लोगों ने और बाकी के रेसलिंग यूट्यूबर्स ने ऐसा हाइप बनाया था कि भाई समर फ्लैम में ब्रॉक लेसनर की जगह रैंडी ऑर्टन का मैच होना था रोमन रेंस के साथ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन इंजर्ड हो गए तो फिर ब्रॉक लेसनर ने वो मैच लड़ा। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर रैंडी ऑर्टन ने भी ये मैच लड़ा होता तो उनका चांसेस जीतने का कितना ज़्यादा था। जब ब्रॉक लेसनर हार गए तो रैंडी ऑर्टन के चांसेस जीतने के मेरे को 0% लगते थे। अब यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की एज कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई अब मेरी एज ऐसी हो चुकी है, जब मैं RKO मारता हूँ तो मेरे बैकबोन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और बहुत सारे इंटरव्यूज में रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि मैं रिटायरमेंट तक WWE को छोड़ के बाकी किसी भी कंपनी में अथवा हॉलीवुड में नहीं जाने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने यह भी कहा था कि अब मेरे को इस चीज़ें थोड़ा सा कम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, मतलब मैं सेफली वे में ये चीज़ें करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि भाई देखो रैंडी ऑर्टन भी अब थोड़ा सा बहुत पार्ट टाइमर के जैसा रोल अदा करें, लेकिन यहाँ पे इनको कंपेयर मत करना कि ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के जैसा ये पार्ट टाइम हो जाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
यहाँ पे जिस तरीके से बिग रेड मशीन केन अपने कॉर्पोरेट वेज में अपने मैचेस लड़ा करते थे, मतलब वो प्रोमोस वगैरह कट करते थे और मैचेस कभी कभी लड़ते थे, लेकिन मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपको देखने को मिलते थे। कुछ उसी तरीके से रैंडी ऑर्टन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इनके प्रोमोस वगैरह और WWE में इनके इंटरफेरेंसेस हमेशा होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मैचेस आपको शायद तक पेपर व्यू और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ में बहुत ही कम देखने को मिले। इसी रीजन से मैं बोलता हूँ कि भाई देखो WWE इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती है रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप देने के लिए। आप यहाँ पे मेरे को कमेंट ये करके जरूर बता सकते हो कि क्या रैंडी ऑर्टन चैंपियनशिप जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, ये कमेंट करके आप मेरे को बताओ। अब भाई देखो, अगर मैं बात करूँ फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स की, तो इन चारों ही लेजेंड्स में सबसे ज़्यादा मैचेस जो रेसलिंग स्किल्स है वो एजे स्टाइल्स के पास है। मतलब जिस तरीके से आज की डेट में 45 साल के उम्र होने के बाद भी अपने टॉप रोप से मूव परफॉर्म किया करते हैं, जिस तरीके से अपने मैचेस को देने के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रोमोस वगैरह भी बहुत ही अच्छे हैं। इनका एक कैच फ्रेज मेरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद है, द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ड। अब लगता है वो हाउस को रोमन रेंस ने कैप्चर कर लिया है। मतलब एजे स्टाइल्स आज की डेट में आसपास स्पॉटलाइट में भी नहीं दिखते हैं। अब जिस तरीके से एजे स्टाइल्स WWE में होने के बावजूद भी आपको एब्सेंट टाइप के दिखते हुए लग रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि WWE इनको कभी भी चैंपियन नहीं बनाने वाली है। अब इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि देखो, एजे स्टाइल्स एक अंडररेटेड लेजेंड्स की हिसाब से माने जाते हैं। अब जैसे ही अगर आप लेजेंड्स की बात करोगे तो यहाँ पे आपको अंडरटेकर, द बिग रेड मशीन, केन, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स याद आएंगे, रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स को आप याद करोगे। लेकिन जितने भी सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं तो एजे स्टाइल्स का नाम मैंने बहुत ही कम देखा है। तो यहाँ पे लोग एजे स्टाइल्स को अंडररेटेड लेजेंड्स के हिसाब से देखते हैं। अब आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि भाई एजे स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन के बराबर का लेजेंड है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो एजे स्टाइल्स ने एक बहुत ही कम समय में, मतलब 2016 में उन्होंने WWE के लिए डेब्यू किया था, तो 2016 से और 2022 तक में एजे स्टाइल्स ने 3 या 4 सालों में ही ऐसा काम कर दिया जहाँ पे लोग उनको लेजेंड मानने लगे। और शायद तक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई, 2002 में भी एजे स्टाइल्स ने केन के साथ मैच लड़ा था। वहाँ पे वो एजे स्टाइल्स का अगर आप मैच देखोगे डेली मोशन वाली वेबसाइट में जाके, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि वो एजे स्टाइल्स है। मतलब वो एक रूकी, मतलब एक लोकल पार्ट टाइमर के जैसे वहाँ पे आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने मैच हार गए थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने TNA और बाकी कंपनियों में जाना शुरू कर दिया। WWE में वो नहीं थे, लेकिन 2016 में वो WWE में आए थे। तो यहाँ पे मैं एजे स्टाइल्स को भी इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं मानता कि वो चैंपियनशिप जीत सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में बात करने वाला हूँ जॉन सीना के बारे में। और देखो, जॉन सीना को अगर आप देखोगे तो इन तीनों ही लेजेंड्स का तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, कम से कम ये एटलीस्ट मैचेस को जीत रहे हैं। जॉन सीना तो भाई मैचेस ही नहीं जीत रहे हैं। मतलब 2018 के बाद से जॉन सीना ने पिछले 5 सालों में अपने हर एक मैचेस को हारा है। और समरस्लैम में रोमन रेंस ने जॉन सीना को हराया था, उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर ने जब रिटर्न किया तो भाई F5 भी दे दिया। तो कुछ जॉबर के जैसा WWE ने बुक किया जॉन सीना को। अब कुछ ही टाइम पहले जॉन सीना ने अपना 20th एनिवर्सरी, 20 साल की एनिवर्सरी मनाई थी WWE में, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कमेंट भी किया था कि भाई देखो, यहाँ पे मैं एंड नहीं कर रहा हूँ अपने करियर को, लेकिन अगला मैच मेरा कब होगा ये मेरे को नहीं पता है। अब देखो, ऑस्टिन थ्योरी के साथ अगर जॉन सीना का कभी भी मैच होगा अगले 1 साल या 2 साल अगले रेसलमेनिया में, तो जॉन सीना जीतने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या जॉन सीना चैंपियनशिप को जीतेंगे, तो मैं डायरेक्टली करता हूँ कि नहीं भाई, नहीं जीतने वाले हैं। पहले वीडियो में जो मैंने 3 लेजेंड्स के बारे में बात किया है, तो उनका चांसेस हो भी सकता है कि मान लो अगर WWE एक बार उनको चैंपियन बना भी दे, लेकिन यहाँ पे जॉन सीना चैंपियन नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रीज़न है उनका हॉलीवुड का स्केड्यूल। देखो, जिस तरीके से जॉन सीना अपनी मूवीज़ करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये नहीं देख सकते हो कि भाई हर महीने जॉन सीना रिटर्न कर दें। यहाँ पे जॉन सीना अमेरिका को तो छोड़ो, बाकी के देश में अपने वीडियोस को शूटिंग करते हैं, तो यहाँ पे जॉन सीना कम्पीट करने के मैच में हालात में रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे अगर वो चैंपियनशिप जीत भी जाएंगे तो आप देखोगे कि भाई 4 या 5 महीने के लिए जॉन सीना गायब हो जाएंगे। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि इस तरीके से WWE में जॉन सीना काम करें। और जॉन सीना हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते रहे हैं। जिस तरीके से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ को जॉन सीना ने अपने कंधे में बना के चला है। अब यहाँ पे मैं WWE को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि देखो, जिस तरीके से जॉन सीना ने अपने हॉलीवुड में करियर बनाया है, एज के हिसाब से WWE में लोग अपने प्रोफेशन को शिफ्ट कर लेते हैं, उसी हिसाब से जॉन सीना ने भी किया। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जॉन सीना WWE में कभी भी चैंपियन नहीं बन पाएंगे। और जो लोग देखना चाहते हैं कि भाई 17 टाइम्स चैंपियन जॉन सीना बने, रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड टूट जाए, तो ये रिकॉर्ड शायद तक रिकॉर्ड ही रह जाएगा और जॉन सीना इस रिकॉर्ड को कभी भी तोड़ नहीं सकते, ऐसा मैं बोलता हूँ। यहाँ पे आप कमेंट करके बताओ कि क्या जॉन सीना चैंपियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, इसका कमेंट करके आप बताओ। अब देखो, जब मैं जॉन सीना की बात करता हूँ तो मेरे को बतिस्टा याद आते हैं, क्योंकि देखो, बतिस्टा ने भी हॉलीवुड में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी और जो उनकी फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें फेल हो
हो गए थे। उसके बाद 2014 में वो WWE में वापस लौट के आए और WWE ने उन्हें रॉयल रंबल में भी जिताया। लेकिन फिर आप जानते हो जिस तरीके से ऑडियंस ने उन्हें हेट किया था, यहाँ पे WWE को देखने को लगा कि हाँ भाई, हम पार्ट टाइमर को, हॉलीवुड के सुपरस्टार्स को WWE को रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। WWE के पास खुद के सुपरस्टार्स होते हैं। अगर आज की डेट में आप कंपैरिजन करो तो जॉन सीना के मुकाबले रोमन रेंस WWE के आज की डेट में खुद के प्रोड्यूस किए हुए सुपरस्टार हैं। अब हाँ, रोमन रेंस भी मतलब हॉलीवुड में चले जाएंगे, लेकिन आज की डेट में तो कम से कम वो WWE में है। तो यहाँ पे बाकी के सुपरस्टार्स के होते हुए WWE जॉन सीना को कभी भी चैंपियन नहीं बनाएगी। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको शायद तक जॉन सीना कभी भी 17 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए नहीं दिखे। तो आई होप ये वाले मेरी ओपिनियंस आपको पसंद लगे होंगे। और ये चारों लेजेंड्स में आप बताओ कि किसका चांसेस ज़्यादा है कि वो चैंपियन बन जाए। मैं बोलता हूँ कि भाई देखो, एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर अगर बन जाए तो हो सकता है, लेकिन बाकी के जो 3 सुपरस्टार हैं मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी आपको चैंपियन बनने को देखेंगे। मतलब ब्रॉक लेसनर का भी चांसेस कम है, लेकिन इन चारों सुपरस्टार्स के मुकाबले ब्रॉक लेसनर का चांस ज़्यादा है। आई होप ये वाला वीडियो आपको देखने का अच्छा लगा होगा। स्पोर्ट्स फ्रीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।